साहब भी जुड़े हुए हैं। खान साहब, अमीन साहब, साइना एनसीजी, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं एक एक कर आपके पास सवाल लाऊंगा। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें एक समान अवसर आयोग बनाने की बात कही थी। अब तक किस राजनीतिक दल ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि आपने समान अवसर आयोग क्यों नहीं बनाया? इसके अलावा रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई, उसने कहा कि 15% मुस्लिमों को, खासकर अल्पसंख्यकों को आरक्षण दीजिए, जिसमें 10% एक्सक्लूसिव मुस्लिमों के लिए होना चाहिए। लेकिन कासमी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने मापदंड क्या तय किया है? आप किस आधार पर वोट देंगे? सिर्फ जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेगा या जो आपके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संपूर्ण विकास की बात करेगा? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपके इस सवाल पे, और जो हमारे दोनों उत्तर प्रदेश एक समाजवादी का प्रतिनिधि कर रहे हैं और एक बीएसपी का। समाज पार्टी में मैं ये बात, अरे ठहरिए जरा सा, आवाज सुनिए, आप सुनिए जरा, बोले दीजिए खान साहब। बात मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। खान साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। आप जैसे लोग ही तो बहन जी को भ्रमित कर रहे हैं, वरना बहन जी तो बहुत काम किए हैं। बनना है, बहन जी तो बहुत काम किए। बोलना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे खान साहब। खान साहब जरा खामोश होकर सुनो। खान साहब, आप जैसे लोगों ने दंगा नहीं हुआ। अरे दंगे की बात कर रहे हो, दंगे करके यहाँ किसी से डरते हैं क्या? दंगे की बात लेके बैठ रहे हो? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, समाजवादी की सरकार हो या बीएसपी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की हो, आज हमारे, सुनिए खान साहब क्या बोलने चले जा रहे हैं आगे, जरा खामोश होकर सुनिए पहले 1 मिनट। क्या बात कर रही है? आप पहले मेरी बात सुनिए। क्या सुना रहे हैं आप? सुनिए, आप पहले बात तो कहने दीजिए किसी को। सुनिए मेरी बात। तो मुझे लग रहा है कि बहन जी को कंडम करने पे बैठे हुए हो यहाँ है। जब मेरी बात सुनिए पहले, क्या आप बोले जा रहे हो यार? काफी साहब, एक मिनट रुकिए ना। खान साहब, खान साहब, मेरा आपसे ये निवेदन है, ये सवाल कासमी साहब से पूछा गया है। बेहतर है खान साहब, ये कासमी साहब इस सवाल का जवाब दे। ये तो कासमी साहब बोलिए ना, आप कह दीजिए, हम कासमी साहब बोलिए ना। कौन बात करने वाला है और कौन सुनने वाला है? किसी जीतने खिलाने के मैच में अमीन साहब बता रहा बहन, तो बेहतर है खान साहब, ये कासमी साहब इस सवाल का जवाब दे। ये तो कासमी साहब बोलिए ना, आप कह दीजिए, हम कासमी साहब बोलिए ना। कौन बात करने वाला है और कौन सुनने वाला है? किसी जीतने खिलाने के मैच में अमीन साहब बता रहा अमीन साहब की इज्जत लूटी जाती रही। अमीन साहब, किसी को शर्म आई? किसी ने इस्तीफा दिया? अरे मैं दोनों दोस्तों से ये बात कहना चाहता हूँ, जरा थोड़ा सा खान साहब जरा सा सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, अभी भट्ट जी ने सवाल किया कि मुसलमान किसे वोट करेगा, किसी नहीं करेगा। मुसलमान का वोट, जैसे सारा देश स्वतंत्र है ऐसे ही मुसलमान भी आजाद है। मुसलमान इतना नासमझ नहीं है कि वो किसी एक को वो न देख रहा हो, वो सबको देख रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं सब सेकुलर हैं। अगर कोई सेकुलर नहीं होगी तो वो तो संविधान के अनुसार ही नहीं होगी, और संविधान को जो नहीं मानेगी वो उस पर बैन लगाना चाहिए। मैं मुस्लिम वोटिंग पैटर्न की ओर जाता हूं। अब मैं मुस्लिम की बात जो अगर आप 2004 का वोटिंग पैटर्न देखें, साइना एनसीजी में आ रहा हूं आपके पास, 2004 का वोटिंग पैटर्न आप देखें, मुस्लिम समुदाय ने टैक्टिकल वोटिंग की, आपका लक्ष्य था बीजेपी को हराना। 2009 में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह को गले लगाया, लेकिन इस वजह से आपने कांग्रेस को वोट दिया। इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, ये तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। देखिए, मेरी राय तो एक ये है, मैं आपको अपनी पर्सनल राय बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी हो, बीएसपी हो, समाजवादी हो, अब ये बहुत हो चुका है। मुसलमानों को उनकी सियासत में हिस्सेदारी होनी चाहिए, उन्हें रोजगार में हिस्सेदारी देनी चाहिए, उन्हें सिविल सर्विसों में आरक्षण देना चाहिए, और इसे जो भी दे, मैं ये कहता हूं कि अगर इसे जो भी पार्टी दे, मैं कांग्रेस की या बीजेपी की या समाजवादी की बात नहीं करता हूं, आरक्षण को आधार कहना चाहता हूं कि सच्चर साहब ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार देने की बात नहीं है, जो केंद्र सरकार के सामने रिपोर्ट रखी है, क्या आज तक केंद्र सरकार ने उस पर अमल किया? और समाजवादी और बीएसपी के लोगों ने कासमी साहब दबाव क्यों नहीं बनाया? सही है, उन्हें दबाव बनाना चाहिए था। सामने की रिपोर्ट सच्चर कमेटी ने रखी, उन्हें दबाव बनाना चाहिए था। उसकी पैरवी सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर समाजवादी पार्टी ने किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की पैरवी समाजवादी ने 18% आरक्षण की बात की थी, 18% आरक्षण की बात की थी। 2 साल हो गए। जफर अमीन, क्या मुलायम सिंह जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया?
एक भी तहसीलदार। मेरा सवाल ये है कि 18% में से 8% दे देते सरकार को मतलब आज इलेक्शन आया तो आप ये कह रहे मेरा सवाल है। खान साहब, अमीन साहब, आपको कोई नहीं सुन पा रहा है। मेरा सवाल ये है, सच्चर कमेटी ने कहा एक समान अवसर आयोग बनाया जाए। सच्चर कमेटी ने कही, आरक्षण की बात नहीं कही। ये रंगनाथ मिश्र कमीशन ने कहा कि 10% मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। साइना एनसी इसके पक्ष में, बीजेपी इसके पक्ष में है या नहीं, मैं उनसे जानूंगा। कभी खुद को राष्ट्रवादी हिंदू कहने वाले नरेंद्र मोदी भी अब मुस्लिम और दलितों को लुभाने की कोशिशों में जुटते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। उनके लिए सेक्युलरिज्म ये सिर्फ चुनावी नारा है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है हर संप्रदाय हमारा है। उनके लिए सेक्युलरिज्म वोट बैंक की राजनीति है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म ये विकास की राजनीति है। उनके लिए सेक्युलरिज्म तो और राज करो, हमारे लिए सेक्युलरिज्म जोड़ो और विकास करो का मंत्र है। उनके लिए सेक्युलरिज्म अपीजमेंट फॉर फ्यू, जस्टिस फॉर नन। हमारे लिए अपीजमेंट टू नन, जस्टिस फॉर ऑल, ये हमारा सेक्युलरिज्म है। उनके लिए सेक्युलरिज्म नाकामियों को छुपाने का बहाना है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म विकास का नया रास्ता बनाना है। भाइयों बहनों, उनके लिए सेक्युलरिज्म रिलीजन फर्स्ट होता है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म इंडिया फर्स्ट होता है। भाइयों बहनों, उनके लिए सेक्युलरिज्म ये राजनीतिक हथकंडा है। हमारे लिए आस्था का विषय है। और इसलिए भाइयों बहनों, सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान को गुमराह करने वाले लोग। साइना एनसी जी, आप मुस्लिमों के आरक्षण के पक्ष में हैं, जैसा कि कासमी साहब ने कहा। देखिए, आपने सचर कमेटी रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया। एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि मुसलमान इस देश में सबसे शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर कहाँ है। वो सबसे शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर है गुजरात प्रदेश में। लेकिन जो 2002 में उसे दर्द मिला वो कभी नहीं भूल सकता कि आरक्षण चाहिए और आप सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म का डिबेट करते हैं। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब है हिंदुस्तान सबसे पहले और सबसे आगे। और जब आप बार बार वोट बैंक की राजनीति करेंगे, जहां आप अपीज करते जाएंगे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो उसमें बंटवारा की राजनीति होती है। 60 साल में हमने देखा है कि इस देश में जो आज भी परिस्थिति है, लोगों की प्रगति क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। जो आप मानते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल और न्याय फॉर ऑल, ये तो आपका शो एक चीखने का मैच बन गया है। तो जो ज्यादा चीखे वो ही शायद सुनाई दे। मैं मानती हूं कि जिसको बोलना है उनको बोल दे दीजिए, फिर आप चाहे तो मेरी प्रतिक्रिया में प्रकट करो। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी ऐलान करे ना रिजर्वेशन का। अमीन साहब, सवाल रिजर्वेशन से ज्यादा इस बात का है कि आजम खां की भैंसे लूटने के लिए आप पूरे प्रशासन को लगा देते हैं। आजम खां की भैंसे लूटने के लिए आप पूरे प्रशासन को लगा देते हैं। और जब मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों को रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट की बात आती है, आप फेस्टिवल कराते हैं, आप अपने विधायकों को विदेश भेजते हैं। क्या ये मुसलमानों के साथ उनके साथ धोखा नहीं है? आज परिस्थिति और वातावरण अलग है। आज 45% वोटर्स जो है 35 साल से कम है और उनके मुद्दे रिजर्वेशन, दलित, मुस्लिम, इनको चुप कराइए। वो चाहते हैं कि आतंकवादी हमला ना हो। और ये मुद्दे जो है सही मुद्दे। आपका पॉइंट समझ लिया, आपका पॉइंट समझ लिया। वो गलत हुआ, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जफर अमीन साहब पार्टी के जमाने में जितने जफर अमीन साहब 150 ऐसे दंगे आपके यूपी में गलत हुए हैं, उसके बारे में बात कीजिए आप। जफर अमीन साहब, ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। जफर अमीन साहब, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल जफर अमीन साहब ये है कि आपकी पुलिस आजम खां की भैंसे लूटने के लिए है। आपके यहाँ मुजफ्फरनगर में ठंड से बच्चे मरने, आप फेस्टिवल करा रहे हैं। जियाउल हक जैसे नेता पुलिस अफसर की मौत हो जाती है, ये क्या है? फिक्र नहीं थी किसी को। ये क्या मुस्लिमों के साथ धोखा नहीं है? भैंसे ढूंढने की सबको फिक्र हो गई।
और आप बता दीजिए मुझे, बहन मायावती जी के शासन में कोई एक दंगा हुआ हो? को तो विपक्ष ने बना दिया, विपक्ष ने मलका विक्टोरिया बना दिया, आप लोगों ने मलका विक्टोरिया बना दिया आजम साहब की भैंस को। वो तो उन्होंने कही दिया। अब हमारी नहीं, मुजफ्फरनगर के दंगे में हिंदुस्तान के अंदर कोई एक भी दंगा बताइए जिसमें किसी मरने वाले के परिवार को मरने के बाद 12 लाख रुपया दिया गया हो। किसी को बताइए कि सरकारी नौकरी दी गई हो। पहली बार हिंदुस्तान के दी अंदर गई है। सरकार को आंकड़ा में दे दूंगा, सरकारी नौकरी दी गई है। बात सरकारी नौकरी दी गई है। सरकारी नौकरी देने का काम किया और मकान का 5 लाख रुपया देने का काम किया। आगे बढ़ाना उसका दुख था। खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, एक बात कर लीजिए, आप एंकर की बात को सुनिए। जरा बराए मेहरबानी खान साहब, मुजफ्फरनगर के दंगे में इसे जिन लोगों का नुकसान हुआ, आपकी देश देख रहा है और ये आप इसे ये वोट पक्का नहीं कर रहे हैं। काफी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में आज के दिन में बीएसपी या मायावती एक बड़ा विकल्प आप लोगों के सामने बन के आई है? नहीं, देखिए, जहां तक मायावती जी का ताल्लुक है, उनका जो शासन रहा है, निस्संदेह विकल्प मैं ये बात कह सकता हूं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहुत मजबूत उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। मगर उसके साथ ही ये है कि जो उनके साथियों की टीम है, उस पे भी अगर मायावती जी नजर रखती और अपने उन लोगों को, हालांकि उन्होंने बहुत सजा दी है अपने जमाने के अंदर, कि कोई कितना ही बड़ा नेता हो उसे जेल में डाला है, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे हों, चाहे वो असेंबली के मेंबर रहे हों। मैं ये कह सकता हूं कि मायावती जी का शासन आप बताइए ना, अच्छा रहा, मगर मुसलमानों को डाला बेकसूर। अरे भाई जफर साहब, बात सुन लीजिए, आप हमारी हमें बात कहने दीजिए, आप हमारी बात कहने दीजिए हमें। हम किसी के साथ नहीं है, हमारी बात कहने दीजिए, जो हम कहेंगे। देखिए, ऐसा है, किसको जेल में डाला जाएगा? वो ऐसा है जो हम कह रहे हैं आजमगढ़ में जिस तरह का जुल्म। अरे आप हमारी बात पूरी करने दीजिए, आप यार, आप बात पूरी करने दीजिए, 1 मिनट सुनिए। हम किसी के बेकसूर मुसलमानों को आप अपराधी। अरे भाई, बेकसूर मुसलमानों को जितनी पार्टियां हैं सब ऐसा ही कर रही हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैंने तो मुलायम सिंह जी से ये बात कही थी जो आप कह रहे हैं। आपने मुझे बोलने पर आतंकवाद के नाम पर आपसे कहना चाहता हूं, जब मुजफ्फरनगर के बाद दंगा हुआ तो वहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां से आ गए? मुजफ्फरनगर में मतलब ऐसा मिसगाइड कौन कर रहा है? आपने मिसगाइड कौन कर रहा है? मेरी बात मैं आपसे कौन मिसगाइड कर रहा है? क्या वो गरीब लोग ऐसा कोई आदमी नहीं लाया जा रहा है और शहर में दुकान है और इस तरह से उन लोगों को उन्हें मारा गया। और मैं बात कहना चाहता हूँ आपसे, अगर शासन अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाता तो जैसे और जगहों पे कंट्रोल हो सकता था, में बीजेपी से मिलकर आपने कंट्रोल नहीं किया। और हम ये बात कहेंगे, इस बात को हम एतराफ करेंगे कि मायावती जी के जमाने के अंदर अगर कोई बात हुई है तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया है और उसके ऊपर सख्ती से काम किया है। ऐसे ही अखिलेश यादव को करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री को आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं। भट्ट जी, हम तो ये उम्मीद रखते थे कि युवा मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मेरे पास समय समाप्त हो गया। मैं आप लोगों से कह रहा था कि आपने सबने अपनी अपनी बात रखी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां सिर्फ एक बात महत्वपूर्ण और ये है कि देश का मुस्लिम समुदाय न सिर्फ सुरक्षित होना चाहता है, वो आर्थिक तौर पे विकसित होना चाहता है, सामाजिक तौर पे ज्यादा मजबूत होना चाहता है, शैक्षणिक स्थिति पे अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। शायद मुफ्ती साहब यही बात सारे मुस्लिम समुदाय के लोग जानते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहना चाहता हूं, यहां कुछ पलों के लिए रुकेंगे। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।